बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के नए एसीएस बने बी राजेंद्र के ऊपर कई गंभीर आरोप हैं और संभवतः यही गंभीर आरोपों के कारण जिसमें उनके ऊपर केस भी चल रहा है और एक केस अभी भी चल रहा है उनके खिलाफ बिहार विधानसभा के अंदर, वहां पे इनके खिलाफ करप्शन और इनके खिलाफ काम नहीं करने का भी आरोप लगाया गया और इनके खिलाफ एक्शन प्रॉपर रिपोर्ट बना हुआ है 2006 में। ऐसे व्यक्ति को, ये जब डीएम थे पटना के, तब जब इन्होंने जनता दरबार लगाया था तब एक ही दिन में 300 एप्लीकेशन आया और उसके बाद इन्होंने कुछ दिनों के लिए जनता दरबार को बंद कर दिया था। ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं, उन कहानियों को हम आप तक लाएंगे आज और उसके साथ साथ हम इनके पूरे जीवन का बताएंगे कि कब ये कहां कहां डीएम रहे, कलेक्टर रहे, आयुक्त रहे, ये रहे, वो रहे, रोम से लेके अमेरिका से लेके हर जगह तक इन्होंने दौरा किया। आखिर क्या इनके केंद्र सरकार भाजपा के साथ कैसे संबंध है, ये सब कुछ बताएंगे। स्टार्ट करते हैं हम उस सबसे फेमस घटना से, और वो सबसे फेमस घटना जो है उसका अभी पटना हाईकोर्ट में 6 महीने अभी नहीं हुआ है, साल भर हुआ है। 4 सितंबर 2024 को सुनवाई हो रही थी और उस सुनवाई के अंदर जो बी राजेंद्र हैं उन्होंने हाईकोर्ट में अपील किया था कि उनके खिलाफ जो 2006 से 7 से केस चल रहा है मारपीट करने का, वो केस ड्रॉप कर दिया जाए, क्वेश कर दिया जाए, इसका मतलब कि रद्द कर दिया जाए। लेकिन पटना हाईकोर्ट ने उस केस को रद्द करने से मना कर दिया। तो हम यहीं से शुरू करते हैं कि आखिर वो केस क्या था। केस ये था कि 4 सितंबर 2007 को इसी पटना के अंदर जब ये डीएम हुआ करते थे, यानी कि जो बी राजेंद्र हैं वो बिहार सरकार में डीएम हुआ करते थे और वो डीएम बिहार में कब रहे हैं, 19 जुलाई 2005 से लेकर के 17 मार्च 2008 तक ये डीएम थे। और विकास भवन के ऊपर, बिहार सरकार के विकास भवन के ऊपर कुछ प्रोटेस्ट चल रहा था और उस प्रोटेस्ट में अजीत कुमार नाम के, जो कि यही मसौढ़ी के अवधेश कुमार सिंह उनके पिता हैं, वो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे और क्लर्क से कुछ बात कर रहे थे। उतने देर में डीएम साहब यानी कि बी राजेंद्र वहां पे पहुंचे और उन्होंने जोर का तमाचा कान के नीचे मारा अजीत कुमार के ऊपर। उसके कारण वहां पे उनकी ब्लीडिंग हुई और उस केस के बाद गौर करने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि जिनको तमाचा मारा गया उन्होंने जाके केस नहीं किया इनके खिलाफ। जो पटना का कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, सेशन कोर्ट ने कॉग्निजेंस लेकर के और उस केस पे सुनवाई शुरू की और उनको दोषी भी पाया। धारा 323 और 504 के आईपीसी के जो धारा है इसके तहत उनको दोषी पाया और जो कॉग्निजेंस लिया गया वो 147 के तहत लिया गया, जिसके अंदर ये लिखा गया है कि अगर कोई अधिकारी इस तरह से या कोई भी व्यक्ति, कोर्ट को ये अधिकार है कि वो उनके खिलाफ एक्शन ले सकता है। और इसी 147 धारा के तहत ये मांग कर रहे थे कि इस केस को सुप्रीम हाईकोर्ट के सामने क्वेश किया जाए, खत्म किया जाए, क्योंकि इनका कहना था कि वो वहां पे यानी कि विकास भवन पे गए थे देखने के लिए कि प्रोटेस्ट कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, कहीं जो है स्थिति जो है वो उनके आपे से बाहर तो नहीं हो रहा, जिसके लिए एसपी होते हैं, डीएम नहीं होते हैं। तो कोर्ट ने सीधा कहा, अभी जो वर्डिक्ट हुआ है 4 सितंबर 2024 को, उसमें कोर्ट ने साफ कहा कि देखिए सुनवाई में आप कितने हैं, आप दोषी हैं नहीं हैं, ये सब सेशन कोर्ट तय करेगा। हाई कोर्ट में ये तय नहीं होता है। हाई कोर्ट में जो कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट है आपके केस का, उस कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट के आधार पर अगर कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन दिया गया तब हम उसके ऊपर कोई बात करेंगे। अभी भी आप फ्री हैं, जाइए सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट में आप ये साबित कीजिए कि आप वहां पे थे ही नहीं, क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्टरी बात बोल चुके हैं केस को कोर्ट के अंदर, क्योंकि 2 बार, एक बार हाई कोर्ट में 2016 में भी ये केस गया है, सेशन कोर्ट में 2 बार जा चुका है। पिछले बार हाई कोर्ट ने भी रिजेक्ट किया, सेशन कोर्ट ने भी रिजेक्ट किया इनके अपील को, इस बार भी रिजेक्ट कर दिया इनके अपील को। बेसिकली ये क्वेश करना चाह रहे हैं। तो इनका सीधा सा, क्योंकि इन्होंने कहा जब फर्स्ट हियरिंग हुई तो इन्होंने कहा कि मैं तो वहां पे था ही नहीं, और जब बाद में ये प्रूफ हो गया, मीडिया वगैरह का रिपोर्ट होगा, वीडियो होगा, उस समय 2006-7 की वीडियो नहीं मिल पाती है ट्विटर वगैरह सोशल मीडिया पे, तो वीडियो वगैरह होगा, जो भी कुछ होगा उस आधार पे फिर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं था तो वहां पे, लेकिन मैं वहां पे गया था देखने के लिए कि भीड़ कितनी बेकाबू है, क्या वो कंट्रोल में है या नहीं है, मैं जायजा लेने के लिए गया था। तो ये कॉन्ट्रोडिक्टरी केस है, इसलिए हाई कोर्ट ने कहा कि आप जाकर के सुनवाई करवाइए, अपना एविडेंस जो भी कुछ है, जो भी आपका पोजीशन है, वो एविडेंस जाकर के सेशन कोर्ट को दीजिए। तो ये केस था और इनके ऊपर आज भी, यानी कि आज भी
ये जो है वो आरोपी हैं और इनको शिक्षा विभाग का एसीएस बना दिया गया। और ये कोई एकमात्र नहीं है, इससे पहले ये नामी थे उस समय। इससे पहले बिहार सरकार के विधानसभा के अंदर हमेशा अक्सर ये होता है कि विधानसभा ऐसे अफसरों की लिस्ट तैयार करती है, उसकी जो कमेटी हुआ करती है, विधानसभा की स्पेशल एक कमेटी होती है जो ऐसे अधिकारियों की लिस्ट तैयार करती है, उनके ऊपर रिपोर्ट तैयार करती है जो काम अपना दायित्व पूरा नहीं कर रहे होते हैं और जो करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं। इसी तरह से 2006 में बिहार सरकार ने ऐसे ही एक रिपोर्ट बनाया और उस रिपोर्ट में टोटल 16-17 आईएएस अधिकारी थे और उनके साथ साथ 19 आईएएस अधिकारी थे और 108 बीएएस अधिकारी, यानी कि बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो कि बीपीएससी से जाते हैं वो अधिकारी थे। और इनके ऊपर एस्टीमेट कमेटी, जो बिहार विधानसभा की एस्टीमेट कमेटी होती है, उन्होंने आरोप लगाया कि ये लोग करप्शन कर रहे हैं और ये लोग जो है वो काम अपना सही से नहीं कर रहे हैं। और उसमें इस बी राजेंद्र का भी नाम था। और सबसे अच्छी बात या फिर सबसे और ज़्यादा जो गहराई वाली बात है वो ये है कि इस रिपोर्ट में जिन 19 आईएएस अधिकारियों का नाम दिया गया था, उस आईएएस अधिकारियों में से बी राजेंद्र के अलावा एक और इम्पोर्टेंट नाम था और वो इम्पोर्टेंट नाम था संजीव हंस का। संजीव हंस अभी ईडी का छापा पड़ा है, केस हुआ है, उनके ऊपर रेप का आरोप है, बहुत तरह के आरोप हैं और अभी वो जेल में है। तो बी राजेंद्र उनके अच्छे दोस्त भी थे। इनके साथ जो एस्टीमेट कमेटी की रिपोर्ट हुई, दोनों का नाम भी था। और ये सब से परेशान होकर के कहिए या जो भी कहिए, क्या कारण होगा बी राजेंद्र खुद ही बताएंगे। लेकिन अगर आप देखिएगा कि 2008 में सितंबर में ये घटना घटती है, 2007 सितंबर 4 सितंबर को ये घटना घटती है, केस होता है, वर्डिक्ट आती है और 6 महीने के भीतर मार्च में इनको हटा दिया जाता है पटना के डीएम से। 3 साल तक बहुत कम लोग लगातार डीएम के पोस्ट पे रहते हैं। तो 2008 में 17 मार्च 2008 को इनको डीएम के पोस्ट से हटा दिया जाता है और उसके बाद इनको भेज दिया जाता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। और उसके बाद अगर इनको आप देखिएगा तो 8 से लेकर के 8 से लेकर के ये लगातार हर 6 महीने पे अगले 10 सालों में, 10 साल भी क्या कहिएगा, 15 तक लीजिए, यानी कि अगले 8 से लेकर के 15, 7 साल हुए, अगले 7 सालों में इनका 15 बार ट्रांसफर होता है अलग अलग डिपार्टमेंट में। ये पूरी देखिए लिस्ट है, ये पूरा लिस्ट है, इसको पूरा बताने की जरूरत नहीं, आप खुद चाहें तो पॉज करके देख सकते हैं, इसमें सब पूरा चल रहा है। इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा। इसके अलावा एक और रिपोर्ट पे आते हैं। 2 आरोप हो गए, एक इन्होंने जो वो किया, मामला गड़बड़ किया था, किसी को थप्पड़ मारा, कान बहा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसमें जिस व्यक्ति को थप्पड़ मारा गया वो नहीं आया और कोर्ट को यही गवाही दे रहे हैं। ये कोर्ट को ये कह रहे हैं कि जो अपोजिट पार्टी है, जिसको हमने थप्पड़ मारा है, जो आरोप लगाया जा रहा है, वो तो आ ही नहीं रहे हैं। तो कोर्ट का कहना है इससे कुछ नहीं होता है, कॉग्निजेंस हमने लिया है, कॉग्निजेंस कोर्ट ने लिया है, कोर्ट को आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आपने ऐसा काम नहीं किया है। और उसी के 147 के आधार पर कह रहे हैं कि ये 147 तो उसके ऊपर लागू होगा जो अधिकारी अपने ड्यूटी के समय के दौरान इस तरह की कोई घटना नहीं कर रहा, कोई भी अप्रिय घटना, कोई भी गैरकानूनी घटना नहीं कर रहा है या आरोप नहीं लग रहा है। जिस जो भी अधिकारी अपना ड्यूटी पूरा कर रहा है उस दौरान अगर उसके ऊपर इस तरह का कोई आरोप लगता है तो पहले परमिशन लेना पड़ता है डिपार्टमेंट से, तब जुडिशियल इंक्वायरी उनके ऊपर होती है। लेकिन ये तो खुद ही पहले बोल चुके थे कि हम वहाँ पे थे ही नहीं, फिर उसके बाद खुद ही बोल चुके कि हम वहाँ पे भीड़ कंट्रोल करने के लिए गए थे। तो इसीलिए कोर्ट ने इनको जो है वो उस पे होल्ड पे रखा है। तो ये 2 हो गई, एक करप्शन का आरोप, काम नहीं करने का आरोप विधानसभा ने लगाया, थप्पड़ मारने का आरोप कोर्ट ने लगाया। अब और आगे चलते हैं। उसके अलावा अगर इनका आप देखिएगा केस, तो 2006 में सबको पता है, 2007 में जब नीतीश कुमार आए तो जनता दरबार का पूरा कॉन्सेप्ट आया और जनता दरबार यहाँ पे लगाया गया। जनता दरबार जब इनको लगाया, इनके साथ लगाया गया, तो पटना में जब पहले दिन ही इन्होंने जनता दरबार लगाया तो 300 एप्लीकेशन आया और 150 का भी निस्तारण नहीं हुआ। उसके बाद फिर कुछ दिनों तक पटना डीएम ने होल्ड पे रख दिया क्योंकि इतने सारे एप्लीकेशन आ रहे थे। क्यों आ रहे थे, क्या अव्यवस्था थी, ये तो यही बता सकते हैं। उसके बाद फिर इनके केंद्र सरकार के साथ क्या संबंध है, कैसे संबंध है, वो आप खुद तय कीजिए कि 2015 में ये, क्योंकि 7 से लेकर 15 तक 7 सालों में 15 बार ट्रांसफर बिहार सरकार इनका कर दिया और उसके बाद फिर 15 में ये आजीज होकर के, जैसे भी कहिए, कारण यही बताएंगे, ये चले गए सेंट्रल डेपुटेशन पे केंद्र सरकार के पास। सेंट्रल डेपुटेशन का नॉर्मली नियम ये होता है कि आप पहले 3 साल का लीजिए और मैक्सिमम 5 साल का ले सकते हैं, लेकिन ये 2015 से लेकर के 2022 तक लगातार सेंट्रल डेपुटेशन पे रहे, वापस आए ही नहीं।
तो ये भी एक सवाल क्वेश्चनेबल है कि जिस सेंट्रल डेपुटेशन का नियम है ये है कि आप मैक्सिमम 5 साल से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं और वो भी सिंगल टर्म में नहीं ले सकते हैं, उसमें ये 7 साल तक ऐसे सेंट्रल डेपुटेशन पे रह गए। और सेंट्रल डेपुटेशन पे रहे तो इन्होंने खूब झंडे गाड़े, इन्होंने खूब अमेरिका का दौरा किया, रोम का दौरा किया। रोम में तो जाकर के ये नौकरी भी किए हैं। रोम में जब ये थे तो ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में बहुत सारे इन्होंने कॉन्फ्रेंस वगैरह अटेंड किया, बहुत कुछ कर रहे थे ये जब ये थे डिपार्टमेंट में, और ये ज्वाइंट सेक्रेटरी के पोस्ट पे हुआ करते थे। और इनके बहुत सारे वीडियो भी उस दौरान वायरल हुए थे। ये सोशल मीडिया भी ज्वाइन किए थे, ट्विटर भी ज्वाइन किए थे इस उम्मीद में कि अपना इमेज को सुधारें। उसके बाद फिर ये वापस आते हैं 2022 में। 2022 में आते हैं, फिर क्या सुलह होती है इनके और नीतीश कुमार के बीच में, या इनके या बिहार सरकार के बीच में, या फिर इनके और बीजेपी वालों के बीच में, या फिर क्या होता है हमें नहीं पता। लेकिन कुछ न कुछ तो सुलह होता ही है ना कि 2022 में ये आते हैं वापस बिहार में, और 2022 से लेकर के 2025 तक जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहते हैं। एक बार भी ट्रांसफर नहीं होता है इनका। यानी कि बिहार सरकार इनको 7 सालों में 15 बार ट्रांसफर करती है। जब ये सेंट्रल डेपुटेशन पे से वापस आते हैं तब ये पिछले 3 साल से लगातार एक ही पोस्ट पे थे, और उसके बाद अब इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है शिक्षा विभाग का। वही शिक्षा प्रभार जिसमें कि के पाठक जैसे लोग काम कर चुके हैं, जिसमें कि एस सिद्धार्थ जैसे लोग काम कर चुके हैं, और फुल। तो अब आगे शिक्षा का क्या होना है, क्या हालत होनी है, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन अभी तक का जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड है उससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें मत कीजिए इस आदमी से, और आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ है। ऐसी कोई भी किसी तरह की और भी होगी जानकारी हमारे पास तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। जाते जाते एक इंटरेस्टिंग सा थोड़ा सा फैक्ट बता देते हैं आपको कि जब 2005 में सरकार बनी, नीतीश कुमार की सरकार बनी नवंबर में, और 13 दिसंबर को राबड़ी देवी जी को खाली करने का दिया गया ऑर्डर कि आप एक अन्य मार्ग यानी कि मुख्यमंत्री आवास को खाली कीजिए। तो उस समय डीएम जही राजेंद्रन हुआ करते थे, और उस समय मुख्यमंत्री ने 13 दिसंबर जो डेडलाइन दिया गया था उसमें खाली नहीं किया था। उसमें लालू यादव का बयान भी ये हुआ था कि नहीं खाली करेंगे तो क्या हमको जो है वो तुम फांसी पे चढ़ा दोगे। तो उसके बाद फिर 13 जनवरी को फिर से एक निकाला गया कि भाई खाली करवाइए जल्दी, डीएम का काम है ये, लेकिन ये खाली नहीं करवा पा रहे थे। तो ये बस इंटरेस्टिंग है, इसमें कोई इनका दोष नहीं है। क्योंकि जब लालू यादव उस समय पे नीतीश कुमार भी बोल दिए थे अरे रहने दीजिए, छोड़ दीजिए, जब तक इनको मने रहने दीजिए, देखते हैं कितना दिन ये मजा लेते हैं मुख्यमंत्री आवास का। तो आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।